अच्छा, पहले मैं आपको थोड़े से वो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि जो हमने इस्तेमाल करने हैं आने वाले लेक्चर्स में भी और गिवन क्वेश्चन में भी। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास, हम बात करते हैं आज प्रॉफिट की, प्रॉफिट के साथ बहुत सारी बातें हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर नंबर 1 प्रॉफिट अगर गिवन है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि आपका चलो सवाल तो शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट गिवन होगा। और दूसरा केस क्या बनेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नॉट गिवन। अगर कभी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है केस कौन सा है। आपने क्वेश्चन में देखना है क्या आपको क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन है, क्या देखना है, क्या क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन है। अगर बैलेंस गिवन है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा, रिटेन अर्निंग के और नाम भी तो होते हैं, क्या नाम होते हैं, और नाम इसके होते हैं जी, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड, और इसको बोलते हैं अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो ना प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल के नीचे, तो वो रिटेन अर्निंग होता है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो इसका नाम लिखा हो सकता है। कहता है कि अगर तो क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन है, वो चाहे किसी भी नाम से गिवन है, आप बनाओ रिटेन अर्निंग का लेजर और वहां से फाइंड कर लो प्रॉफिट। अगर आपको इंफॉर्मेशन इस हद तक गिवन है तो अब आप रिटेन अर्निंग में क्या क्या आता है, रिटेन अर्निंग में ये रिटेन अर्निंग का कॉलम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वाला है, एज इट इज वही है। आप क्या करोगे, ब्रॉड डाउन लिख दोगे क्रेडिट साइड पर और कैरी डाउन लिख दोगे अपोजिट साइड। फिर उसके बाद यहां पर पैट आता है, यहां पर डिविडेंड आता है। ये वो जनरल बातें हैं जो नॉर्मल हर बंदे को पता होती है। यहां पर जनरल रिजर्व भी आ सकता है, यहां पर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ सकता है। ये जो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी आप करोगे पुट और दोनों साइड का कर दोगे टोटल। जो मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी, जो मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी, या तो अगर पैट नहीं गिवन तो पैट फाइंड कर लेना वहां से। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पैट नहीं गिवन तो प्रॉफिट वहां से फाइंड हो जाएगा। अगर प्रॉफिट गिवन है तो हो सकता है डिविडेंड वहां से फाइंड हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है जिंदगी में कभी कि अगर आपको पैड भी गिवन है, डिविडेंड भी गिवन है, आपने लेजर बनाया, क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा था, फिर वो क्या चीज है, एक्सेस डेप्रिसिएशन है। मतलब रिटेन अर्निंग वो चीज है, हमें पता होना चाहिए रिटेन अर्निंग से क्या मिल सकता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉफिट, दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है आपका डिविडेंड। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट भी गिवन है, डिविडेंड भी गिवन है, तो 99% रिटेन अर्निंग का लेजर बनाया ही नहीं जाता, क्योंकि वो बैलेंस आएगा, दोनों साइड्स बराबर है। एक और बात अपने दिमाग में लिखनी है वहां लिख लो, रजिस्टर पे लिखनी है वहां लिख लो। क्या बोला, अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन है तो फिर प्रॉफिट और ड्राइंग्स शेयर कैपिटल में नहीं जाएंगे, वो फिर रिटेन अर्निंग में आएंगी। अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन है तो प्रॉफिट और ड्राइंग्स या प्रॉफिट और डिविडेंड फिर कैपिटल के लेजर में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो किसका है, वो तो रिटेन, वो तो तब जाते हैं कि जब रिटेन अर्निंग ना हो। शेयर कैपिटल के अंदर प्रॉफिट और ड्राइंग्स कब जाएगा,
अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग नहीं होगा। अगर रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग है तो फिर शेयर कैपिटल के अंदर ना प्रॉफिट जाएगा ना, तो ये बात लिख लो। ड्राइंग्स या डिविडेंड, एक ही बात होती है, ड्राइंग्स या डिविडेंड। सोल ट्रेडर के केस में उसे ड्राइंग बोलते हैं, कंपनी के केस में उसको डिविडेंड बोलते हैं। यहां तक ओके है। अगली बात, अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग नहीं गिवन, फिर क्या करेंगे? हमने देखा क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर एक तरीका के कैपिटल का लेजर बना लो। अच्छा, कैपिटल के लेजर में या बाकी चीजों में मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। जो बाकी चीजें आती है ना, वो जर्नल एंट्री पास करके आएंगी। हर क्वेश्चन में जो चीज जिस लेजर को अफेक्ट करेगी वो लिखते जाएंगे। आपके पास कैपिटल का ब्रॉड डाउन होता है जी, कैरी डाउन होता है जी, पैट होता है जी, और ड्राइंग्स होती हैं। ये ऐसा काम कब करना है? जब रिटेन अर्निंग का लेजर नहीं होगा। अगर रिटेन अर्निंग का लेजर होगा तो प्रॉफिट और ड्राइंग्स यहां नहीं आते। कैपिटल से भी कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर क्या करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेंगे। क्या कर लेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन से भी आपका कैश प्रॉफिट निकल आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन या SOFE, एक ही बात है। SOFE में क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अब हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें सारे एसेट्स लिख लेंगे, सारे एसेट्स, सारे नॉन करंट एसेट्स प्लस इक्विटी में कैपिटल लिख देंगे, प्लस ड्राइंग्स लिख देंगे। उसके बाद प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे और एक्स हमारा फाइंड हो जाएगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे, हमारा एक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक होगी बात? गलत किया? हाँ, गलत किया। जब आपको रिटेन अर्निंग गिवन है 4 में, जिसमें भी अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग है तो प्रॉफिट फिर कैपिटल में जाता ही नहीं, क्योंकि उसके अपने रिटेन अर्निंग होते किसे कहते हैं? आपका प्रॉफिट हो जाता है रिटेन अर्निंग में। अच्छा, कभी कभी ऐसा आएगा सवाल, सुनिए, आपको क्वेश्चन के अंदर ना ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, कभी कभार शायद। क्या गिवन होगा? आपने फिर ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट फाइंड करेंगे, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल लेस अदर एक्सपेंस ऐड अदर इनकम। वो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें गिवन होंगी। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने सिंपल क्या करना है? SOCI बना लेना है। क्या बना लेना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना लेना। मतलब जैसे नॉर्मल फाइनल अकाउंट का सवाल होता है, वहां से प्रॉफिट फाइंड कर। ये है कि अगर आपको जिंदगी में प्रॉफिट गिवन ना हो। अब अगला केस, अब मैं चला जा रहा हूं कंपनी के केस। ये सारा सोल ट्रेडर के रिलेटेड था। कंपनी के केस में क्या होगा? आप लोगों ने शेयर कैपिटल का और शेयर प्रीमियम का साथ ही लेजर बना लेना। आपने लिखना क्या है? दोनों के ब्रॉड डाउन लिख देने, दोनों के कैरी डाउन लिख देने। और क्या अब कंपनी के केस में प्रॉफिट शेयर कैपिटल में आएगा या नहीं? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को देखना है। आप तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग में सब कुछ आता है।
बात समझ रहे हो ना? तो इसमें क्या क्या आ सकता है? सिंपल, हर वो ट्रांजैक्शन यहां पर आएगी जिस वजह से आपका शेयर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, शेयर प्रीमियम डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि आप इकट्ठा लेजर बना रहे हो। शेयर कैपिटल क्रेडिट किस वजह से हो सकता है? सबसे पहले न्यू शेयर से होता है ना, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, क्रेडिट। फिर आपका शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल कैसे क्रेडिट हो सकता है? क्या रिटेन अर्निंग के नाम से हो सकता है? और जब बोनस डिविडेंड देते हैं एंट्री क्या पास होती है? जब बोनस डिविडेंड देते हैं क्या एंट्री पास होती है? रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल। इश्यूएंस कॉस्ट की क्या एंट्री होती है? शेयर प्रीमियम डेबिट। तो शेयर प्रीमियम डेबिट होगा इश्यूएंस, मतलब कैश के नाम से ना, या बैंक के नाम। तो इसमें ना प्रॉफिट आएगा ना डिविडेंड आएगा, ना प्रॉफिट आएगा ना डिविडेंड आएगा। अगर इसमें कोई कैश फ्लो में कोई चीज जाएगी तो जहां कैश नजर आ, मतलब ये जो बैंक है इसका क्या मतलब है? इतना नया बैंक शेयर कैपिटल इशू किए, इतना पैसा आया, और इशुएंस कॉस्ट का क्या मतलब है? इतना खर्चा हमारा हुआ तो माइनस कर दे। हमने तो कैश फ्लो देखना है, हर लेजर के अंदर क्या देखना है? कैश फ्लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने कोई भी पीपीई की एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर गिवन हो ना, उसके 3 लेजर बना दिया। कोई भी पीपीई गिवन हो और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो कितने लेजर बनेंगे? 3। एक लेजर बनेगा उसका पीपीई का, इसमें मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं, फुल फ्लैज लिख देता हूं, क्या याद करोगे? ब्रॉड ऑन रिवैल्यूएशन, शेयर कैपिटल, पेबल, एक्सचेंज, बैंक। ये जो डेबिट साइड पर चीज आ रही है, बता सकते हो आप ये कैसे कैसे आई? पहली एंट्री क्या है भला? पीपीई डेबिट सरप्लस क्रेडिट। क्या इसमें कैश फ्लो है? एंट्री के अंदर लफ्ज कैश जब तक आएगा नहीं, कैश फ्लो नहीं होगा। फिर शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? हमने एक एसेट खरीदा, उसको कंपनी के शेयर दे दिए। एक दफा आई कैप ने क्वेश्चन में भी शेयर दिए थे, एसेट खरीदा था और उसमें शेयर दे दिए थे। फिर उसके बाद पेबल का मतलब पता है? पीपी टू पेबल, उधार पे एसेट खरीदा। एक्सचेंज, तब्दील किया है। और ये जो चीज है दैट इज द कैश फ्लो। जब हम लिखते हैं ना परचेज ऑफ पीपी, वो सिर्फ ये वाला कैश लिखते हैं। अगर बाकी इंफॉर्मेशन है वो लेजर्स के अंदर तो आएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगी। मतलब सरप्लस से भी मेरा एसेट चेंज हुआ, उधार पे खरीदा भी तो मेरा एसेट बड़ा होगा। इसकी क्रेडिट साइड पर क्या आ सकता है? डिस्पोजल। ये सारी चीजें लिखने के बाद अगर कोई चीज मिस होगी तो वो हम पीपीई के लेजर से फाइंड कर। आपको इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी आना चाहिए। कोई बना सकता है मेरे बनाने से पहले? कंप्लीट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओ जरा। केस में अगर कैश, तो मैंने उसके बारे में कल बताया था कि उसको डायरेक्ट कैश फ्लो में लिख देंगे जाके, ठीक है ना? हाँ जी बताइएगा जरा, यहाँ पर ब्रॉड ऑन आएगा।
यहाँ पर कैरी डाउन, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर और कैश फ्लो के अंदर सिर्फ ये चीज आती है। कैश फ्लो के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ इस लेजर में डेप्रिसिएशन जाती है। तो मेरे पास अगर कभी कभी जिंदगी में डेप्रिसिएशन ना फाइंड करनी पड़े तो ये एक सोर्स है, यहां से भी फाइंड हो सकती है, नॉट 100%, नहीं भी हो सकती बट हो सकती है। कोई और सोर्स भी हो सकता है। अपने आप को इस तरह से लेकर जाना है कि भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी, मैंने वहां से खुद चीजें ढूंढ लेंगी। उसके बाद एक लेजर कौन सा बनता है इसका, डिस्पोजल का। डिस्पोजल का लेजर बनाना आता है, बनाओ जरा। कॉस्ट इधर आती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर आती है, कैश भी इधर आता है, फिर आता है या लॉस या, और अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो में ये तीन चीजें जा सकती हैं। कैश कहां जाएगा, इसका कैश कहां जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्रॉम डिस्पोजल, कैश फ्रॉम तो डिस्पोजल से जो कैश आता है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। गेन या लॉस, गेन या लॉस किधर जाता है, एडजस्टमेंट के अंदर, गेन लॉन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक होगी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, ये काफी क्वेश्चंस के अंदर काम देगी आपको, बहुत कम लोगों को आइडिया होता है। अगर आपके पास कोई एक्रूड किसी भी किस्म का एक्सपेंस, मतलब कोई पेएबल या कोई रिसीवेबल गिवन है इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई भी एक्रूड एक्सपेंस या रिसीवेबल गिवन है कहां पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, बट नॉट शोन इन SOFP। अच्छा, एक एक्रूड एक्सपेंस बताया हुआ है या प्रीपेड बताया हुआ है, तो ये बात 100% कंफर्म है कि वो SOFP के अंदर भी होगा, क्योंकि एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कहां लिखोगे, तो होनी चाहिए। वो कहता है कि अगर आपको नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है फिर भी है, फिर भी वो है, वो किसी और एक्सपेंस के अंदर छुप गई है। जैसे क्वेश्चन के अंदर एक्रूड एक्सपेंस बताया हुआ है, नीचे बताया हुआ इंटरेस्ट पेएबल, और ऊपर नजर ही नहीं आ रहा इंटरेस्ट पेएबल, इसका मतलब है वो किसी पेएबल के अंदर शामिल होगा। फिर हम उसको निकाल देंगे वहां से। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल को तो हम डील ही अलग से करते हैं। तो ये बात याद रखनी है, अगर कोई एसेट या लायबिलिटी एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हो बट नजर ना आ रहा हो, तो वो होगा जरूर। वो फिर आप हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां हो सकता है, या वो खुद बता देता है, या एक्रूड एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर वो शामिल होता है। चलिए जी, अब आपके क्वेश्चन करते हैं। पहले बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है, दोनों करवा देता हूँ। वो बताया तो कैपिटल अकाउंट, चलिए दोनों करवा देता हूँ, टेंशन किस बात, बस शक्ल बेहतर रखो। सवाल चाहे 10 कहोगे मैं करवा दूं, क्योंकि शक्ल आपके कंट्रोल में नहीं रहती। जब दिमाग सो जाता है ना, शक्ल बंदे के कंट्रोल से खत्म हो जाती है। फिर वो
जिन भूत किसी भी शक्ल में बता जाता। अच्छा क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। आपके पास कैपिटल है जी, ओके। बस सवाल देखो, सवाल लोन फॉर बिल्डिंग, फिर नीचे लिखा हुआ है अकाउंट पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल। बॉन्ड्स पेएबल नॉन करंट लायबिलिटी को कहते हैं। ये लोन है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, किसी ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख दिया, क्यों जी आपने बॉन्ड लिखवाया था? मैंने प्राइस बॉन्ड लिखवाया था। प्राइस बॉन्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। हाँ जी, तो बॉन्ड्स पेएबल, पता है बॉन्ड्स कितने लाइफ के अंदर मिलते हैं? 20-20 साल के बॉन्ड होते हैं। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जो है ही लॉन्ग टर्म लोन। ये आपका लॉन्ग टर्म लोन है, चाहे शॉर्ट टर्म भी लोन होता तब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता। फिर वो कहते हैं रिटेन अर्निंग। लो जी, क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ना प्रॉफिट जाएगा ना रिटेन अर्निंग और ड्रॉइंग जाएगा। बस अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट इसका डिफरेंस लेकर इंक्रीज या डिक्रीज लिखो। accrued liability, land, fixed assets, accumulated depreciation, long term investment, receivable, net inventory, prepaid expense। कहता है जनाब डेप्रिसिएशन प्रॉफिट आपके पास 1,10,000 है, जनती क्वेश्चन प्रॉफिट गिवन हो तो बदल का सवाल शुरू हो जाता है। डेप्रिसिएशन 60,000 गिवन है जी, एक एसेट बेचा है। अगर एसेट बेचा है ना, दो तरीके हैं, या तो अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीजें आती है तो ठीक है, वरना लेजर बना लो तीनों। आपको पता है पहले लेजर से मिलेगा एसेट खरीदा या बेचा, दूसरे से लेजर से मिलेगी डेप्रिसिएशन, तीसरे लेजर से मिलेगा कैश या गेन या लॉस। अगर आप इन इंफॉर्मेशन में कोई चीज डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो तो लेजर ना बनाओ, अगर नहीं हो पा रही तो लेजर बना लो। जैसे यहां पर हमें पता है कि 50,000 की और 30,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, तो बुक वैल्यू कितनी है? और 17,000 में बेच दिया तो लॉस कितना आ गया? अब इसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। कैश फ्रॉम डिस्पोजल भी गिवन है 17,000। तो अगर हमने लेजर बनाना है ना, फिक्स्ड एसेट का बना लेते हैं। वो क्या वजह है? एडिशन वगैरह भी, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के देखते हैं, कोई और बात तो नहीं गिवन। डिविडेंड है 60,000, परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है इसकी एंट्री पास होगी बिल्डिंग डेबिट, अकाउंट पेबल 150 से। क्या ये कैश फ्लो में कहीं एडजस्ट हो रही है? कैश आ ही नहीं रहा तो कैश फ्लो कैसे हुआ? हाँ, बिल्डिंग के लेजर में जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग तो डेबिट हो रही है। जब लेजर बनाऊंगा तो बिल्डिंग के लेजर में जाएगी, कैश के नाम से या अकाउंट पेबल के नाम से? अकाउंट पेबल के नाम से। और कैश फ्लो वो होता है जो लेजर के अंदर कैश के नाम से आ रहा हो। कैश फ्लो वो होता है जो लेजर के अंदर कैश फ्लो के नाम से आ रहा है। मैं लेज बनाता हूँ लेजर फिक्स एसेट का। अब मेरा ब्रॉडर कितना है? फिक्स एसेट निकालो जरा, ब्रॉडर देखो 19 लाख। कैरी ऑन 2 मिलियन। बिल्डिंग आपने खरीदी अकाउंट पेबल 150 से। एक एसेट बेचा, उसकी कॉस्ट क्या है? अगर आप देखें तो इधर भी 2040 50 देयर इज नो एडिशन इन द फिक्स्ड एसेट। आप कहेंगे 150 का एडिशन हुआ है, लेकिन वो उधार पे था, कैश पे नहीं था। कैश पे में आएगा ही नहीं, अपने लेजर में आना था, आ गया। हाँ जी, पेबल में जाएगा, पेबल में जा चुका है, लोन फॉर बिल्डिंग लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन के अंदर देखें ना, ये जो लोन फॉर बिल्डिंग लिखा हुआ है ये 150 इसी का तो है, लेकिन ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और इसमें कोई कैश भी नहीं है। कैश होगा तो कैश फ्लो में, नहीं
उसने ये जो लोन का लफ्ज होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लफ्ज नहीं है। इसका मतलब है जो पेएबल फॉर बिल्डिंग है वो लोन फॉर बिल्डिंग भी आप लिख सकते हो, लोन का नाम लिखा जा सकता है। जैसे एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर इसे अक्रूड एक्सपेंस बोलते हैं, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस का पेएबल। तो इसलिए वर्डिंग में नहीं फंसना कहीं। हाँ जी, इसका मतलब है कोई भी फिक्स्ड एसेट आपने नहीं खरीदा, क्योंकि ना डेबिट खरीदा है 150 का, लेकिन वो कैश में नहीं खरीदा, वो कैश फ्लो नहीं है। अगर किसी बंदे ने इसको 150 परचेज के नाम से लिखकर लोन के जाकर उसको एडजस्ट कर दोगे तो आंसर फिर भी इसका बराबर आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन गलत है। हम कैश फ्लो कर रहे हैं, हम बराबर के चक्करों में पड़े हुए हैं। आपके जितने कैश फ्लो ठीक होंगे नंबर उसके मिलेंगे, वो जवाब का नंबर नहीं है, नंबर कैश फ्लो के हैं, सही वाला कैश फ्लो जो कैश इन और कैश आउट होता है। और आपको पता है आपका जो इंटरेक्ट मेथड है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक रहता है, बाकी वाजे तौर पर कैश इन आउट हो रहा होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, खरीदेंगे तो कैश जाएगा तो आउट आएगा तो इन, वो तो इंटरेक्ट नहीं है। इंटरेक्ट कहां तक है, सिर्फ और सिर्फ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक, उसके बाद सारे के सारे कैश वाजे नजर आते हैं इन और आउट। नहीं कैश डेबिट होगा तो इन होगा, कैश किसी लेजर में क्रेडिट होगा तो आएगा, कैश नहीं आएगा तो कैश फ्लो भी नहीं है। मजे की बात वही है ना, मैं कह रहा हूं कि कैश फ्लो बनाना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जिस जगह साल के दौरान कैश आया तो इनफ्लो, कैश गया तो आउटफ्लो, बट होना किस एक्टिविटी का चाहिए, इन्वेस्टिंग का। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है एक किताब से भी जाकर पढ़ लेना, और कुछ मैंने अभी आपको बता दिया। किताब ने भी सारी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग और उसकी लिखी हुई है लिस्ट, ठीक है ना, कभी जाकर जिंदगी में किताब खोला करो, बड़ा अच्छा होता है। चलेंगे उसके बाद जनाब ये क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला है जी, खत्म हो गया जी। आओ जरा क्वेश्चन करते हैं इसको। आपके पास प्रॉफिट गिवन है, मैं फॉर्मेट में नहीं कर रहा। 110,000 एडजस्टमेंट जी, सबसे पहले गिवन है, लॉस है गेन था, कितने से, और कुछ है ही नहीं, और इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट नहीं। 170। उसके बाद वर्किंग कैपिटल को देखें, आओ जरा वर्किंग कैपिटल को देखते हैं मिलके, एक क्रॉस खेलते हैं। चेक करो जरा वर्किंग कैपिटल को, कितने आपसे फाइंड होते हैं वर्किंग कैपिटल, अकाउंट पेएबल, एक्रूड लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, और इसकी कोई एडजस्टमेंट है इनमें से किसी की, इनमें से किसी की कोई एडजस्टमेंट है? अगर जिसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो जस्ट इंक्रीज डिक्रीज, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो इंक्रीज डिक्रीज। तो बताओ पहले अकाउंट पेएबल के बारे में बता दो सीक्वेंस से। अकाउंट पेएबल कम ज्यादा कितने से, फिर एक्रूड लायबिलिटी, नेक्स्ट डिक्रीज 50,000, डिक्रीज इन कितना 20,000, इंक्रीज इंक्रीज इन प्रीपेड। ओके की बात, यहां से क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 408 40। अब हम कहां पहुंच गए, क्योंकि ना तो इंटरेस्ट पेड है
ना टैक्स पेड है, ना इंटरेस्ट पेड है, ना टैक्स पेड है। तो मेरे भाई आओ जरा, लैंड 3 से 560 हो गई, लैंड डेप्रिशिएट तो ये होती नहीं कि हम कहेंगे जी डेप्रिसिएशन की वजह से कोई रीवैल्यूएशन हो सकती है, लेकिन वो गिवन नहीं है। अगर ऐसा 2,60,000 रीवैल्यूएशन सरप्लस होता तो फिर तो ये चेंज उसी का ही था, फिर तो ये कोई नई बिल्डिंग लैंड ना खरीदे। अब खरीदी है, परचेज ऑफ लैंड 260, फिर ना लिखते। हाँ जी, नेक्स्ट फिक्स एसेट का हमने लेजर बनाया है, उसमें से कुछ नहीं निकला था, कैश फ्रॉम डिस्पोजल। उसके बाद 25 से 50 बढ़ गई, परचेज ऑफ कितने से 25,000। इसके अलावा कोई है एक्टिविटी फिर इन्वेस्टिंग? हाँ जी, तो बताया जरा कितना आगे कैश? 2,60,000 में से 17,000 प्लस करें और 25,000 माइनस कर दें। 268, इसको हम नाम देते हैं बी। अब आ जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। देखिए क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड भी गिवन है, तो रिटेन अर्निंग लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। बना के देख लोगे तो बराबर ही आएगा, बना के देख लो। जल्दी से रिटेन अर्निंग का लेजर बनाओ जरा, इस क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग का लेजर बनाओ। कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए, अगर प्रॉफिट और ड्राइंग्स रिटेन अर्निंग में चले गए तो फिर शेयर कैपिटल जो बढ़ रहा है ये नई इन्वेस्टमेंट से बढ़ रहा है, ये प्रॉफिट की वजह से नहीं, प्रॉफिट तो उसके अंदर है ही नहीं। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, याद रखें रिटेन अर्निंग जब गिवन हो तो शेयर कैपिटल का जस्ट डिफरेंस ले लेते हैं, अनटिल एंड अनलेस के कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना बताए। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई होगी तो जनरल सोचनी है और जाकर उस साइड पर लिखते। हाँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे पहले इंक्रीज इन शेयर कैपिटल या कैपिटल कितने से, कितने से 2 लाख से। ड्राइंग्स हैं क्वेश्चन के अंदर? ड्राइंग नहीं है? अच्छा, एक ही बात है यार, कितना है डिविडेंड? लिख सकते हैं। जहां मर्जी लेके। अच्छा, और बॉन्ड कितना है? बॉन्ड लिया है या पे किया है? इंक्रीज डिक्रीज इन बॉन्ड कितने से, कितने बॉन्ड के पैसे वापस किए? डिफरेंस बताना है। नेगेटिव। लो जनाब, हमारे पास किसका लोन है? लोन फॉर बिल्डिंग मेरे भाई वो नॉन करंट एसेट का पेएबल है। एंड पे देख के उसने कहा जी बिल्डिंग आपने खरीदी है तो वो बिल्डिंग का पेएबल लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें तो कैश फ्लो हुआ ही नहीं, उसकी एंट्री पास हुई है बिल्डिंग डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो जब कैश फ्लो ही नहीं है तो 150 नहीं आएगा। बॉन्ड पेएबल तो वो कोई हमने बॉन्ड देकर पैसे लिए हुए हैं और वह वापस किए 3 लाख। पहले हमारे ज्यादा बॉन्ड थे, अब कम हो गए, कम होने का मतलब हमने फिर पे कर दिए, वापस कर दिए पैसे। हाँ जी, A + B + C करे जरा,
और इसमें ऐड कर देंगे। हाँ जी, ओपनिंग ऐड पे कितना बनता है? अब अपने अपनी गलतियां पकड़े जरा इस क्वेश्चन में और उसको हाईलाइट करके उसके जवाब सही ऊपर लिखे कि इसका मतलब ये होता है। जल्दी करें जरा, जहां जहां अब क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना है, बुक के ऊपर लिखना है, जहां सोल्यूशन है वहां लिखना है। जो जो गलत लिखा है उसके ऊपर लिखें कि असल क्या था। बॉन्ड हमारा लॉन्ग टर्म लोन है यार, किसी भी नॉन करंट एसेट से रिलेटेड पेबल या रिसीवेबल गिवन हो तो उसको कैश फ्लो के अंदर ट्रीट नहीं करते। वर्किंग कैपिटल की आखिरी केस की आखिरी लाइन जाकर पढ़ लो। मैंने वर्किंग कैपिटल की 3 कैटेगरीज लिखवाई थी, ऐसा ही है। तीसरी कैटेगरी की आखिरी लाइन जाकर पढ़ो। वर्किंग कैपिटल के मैंने शुरू किया ही वर्किंग कैपिटल से था यार। Not consider in a cash flow statement. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे है। क्वेश्चन नंबर 5, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। करें स्टार्ट। और जरा चले अब जरा खामोशी, ताकि आपको सबसे ज्यादा ये होता है कि पेपर में जो चीज आती है ना वो सब कुछ बताया होता है, लेकिन कुछ को याद भूल जाता है, किसी ने सुना ही नहीं होता। जिसने सुना ही नहीं होता क्योंकि हमारा दिमाग है ना, फिजिकल एक्सप्रेशन तो आप दे रहे होते हो, दिमाग कहाँ पर है ये बड़ा मुश्किल होता है। इस पर कंट्रोल करना, इसको लगाम में रखना बहुत मुश्किल होता है। 2 चीजें, दिमाग कहीं और है, ये भी प्रॉब्लम है, दिमाग काम नहीं कर रहा, ये भी मसला है। तो इन चीजों को सिर्फ पहली बात तो ये है कि जो आपकी डिवोशन होती है ना किसी चीज के सीखने की, ये ओवरकम करती है। वो डिवोशन वैसे तो अब वो कम है, कुछ लोगों में है, सीखने की लगन है, लेकिन कम होती जा रही है, कम लोगों में है। पहले होता था 1-2 लिफंडर होता था, यानी अब 1-2 होता है कि जो लगता है कि हाँ घर जाकर ये टाइम दे रहा है, इसको पढ़ रहा है, इसका काम कर रहा है। और ये जो डिवोशन की कमी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसका कसूर हमारा मोबाइल है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि हमारा दिमाग अब इतनी चीजें डाइवर्सिफाइड देखने का आदी हो गया है कि आप 5 या मतलब कि 10 सेकंड के लिए कोई एक वीडियो देखना आपके लिए मुश्किल हो जाती है जब आप स्क्रोलिंग कर रहे हो। अच्छी लगी ठीक है बना गए, अच्छी लगी ठीक है बना गए। इसने आपके इमोशन जज्बात सब खत्म कर दिए। एक जगह पर आप रोने वाली वीडियो देख रहे हो तो अगली दफे मुन्नी बदनाम हुई आ जाता है, आपके वो दिमागी तौर पर सारा चेंज हो जाता है। आप इमेजिन करें, पहले ड्रामा देखते होते ना छोटे होते टीवी पे, तो कोई थोड़ा सा दुखी सीन आ जाता था ना तो रोने, सारी घर वाले रो रहे होते थे। अब हमें पता चलता है कि जी आप देखें, जब ये ईरान ने बच्चियों के स्कूल पर हमला किया था, कितनी बच्चियां शहीद कर दी थी। क्या बस सुन लिया? ओके, इतना बड़ा सानिया, किसी की आंख से आंसू के, मैं तो कहता हूं कि इतना ज्यादा, इससे ज्यादा क्या होता है, छोटी बच्चियों को उन्होंने बम मार के गिरा। फिर जो एप्स्टीन फाइल्स का केस आया था, ये दुनिया का अंत जुल्म था। क्या हुआ? हमें कितना एक दुख हुआ,
बस वो जब तक वीडियो देख रहे थे तब तक। मेरे हमारे ना वो खत्म हो गई चीजें, लॉन्ग लाइफ चीजों के अंदर खत्म होती जा रही है, इसलिए हमारी मेमोरी भी शॉर्ट टर्म हो गई है, हम चीजें भी शॉर्ट टर्म सीखने लग गए हैं, हमारी तबीयत ऐसी हो गई। और शायद आने वाले जमाने में कारोबारी ऐसे होना शुरू हो जाए, हर चीज ऐसी हो जाए, क्योंकि जैसे आवाम होती है ना, दुनिया ने तो वैसे ही चलना है ना, दुनिया में ही तो आवाम रहती। पहले कि कोविड से पहले कभी एक दफा नहीं कहना पड़ता होता था और इधर बात सुनो यार, इधर आ जाओ, बल्कि ऐसे लगता था कि स्टूडेंट पढ़ने आया, सीखने आया, एक सेकंड के लिए इधर उधर उनका फोकस नहीं होता था। कोविड के बाद तो फिर हालात पर मोबाइल पता नहीं मिला ही आपको भी, कोविड के बाद ही शायद मिला होगा, या मेन जो चीजें आई है ना उसके बाद चीजें आना शुरू हो गई हैं, लोग सोशल मीडिया से वाकिफ हुए हैं, घर में बैठे थे, क्लासेस ऑनलाइन हो गई, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, फिर लोगों को पता चला कि ये भी कोई दुनिया है। बस फिर उस दुनिया से आप ऐसे फंसे हैं, निकल तो पाएंगे, देखिए निकल आएंगे, ये कुछ अरसा और है। डॉक्टर्स ने जब ये कहना शुरू कर देना है ना कि आप लोग मोबाइल ना इस्तेमाल करो और हमें बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी, हमारी आंखें जलती हैं, अब कभी ऐसे करके देखना आपको पता चलेगा, आंखें जलती हैं, अब आंखों में सुकून नहीं है, इतना स्क्रीन देख देख कर, जहरी सी बात है, रोशनी देख रहे हैं मुसलसल, आर्टिफिशियल रोशनी देख रहे हैं, कोई ना इफेक्ट हो रहा है। हमारी एक बॉडी है, एक मशीन है अल्लाह ने जो बनाई हुई है, इसके ऊपर अगर आप एक ही जगह पर कुछ इस्तेमाल करते रहोगे तो उसका कहीं ना कहीं तो नेगेटिव इफेक्ट आना ही है, आज नहीं तो कल आना ही है। वो अलग बात, ये जो हमारे आपको पता ना बॉडी के अंदर, ये जो हमारे जिस्म के अंदर सारे सुराख हैं, हमारी बॉडी सारी सुराखों से भरी पड़ी है, यानी हर जगह पर छोटे छोटे सारे सुराख हैं, ये आपको तो हर जगह से तो वो बाल निकल आता है। तो जब हम ये अपना मोबाइल बार बार इसके अपना ये इस्तेमाल करते हैं, अपना ये थंब इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहां फिर मसला आ रहा है। अब ये इसने जाकर कैंसर बनना है अंदर जाकर, इसने जाकर हमारी कोई चीज डैमेज करनी है, क्या करना है, क्योंकि इसका इफेक्ट माइनर सा है, लेकिन ये माइनर थोड़ा थोड़ा बनते बनते ना जब 60 to 70 ईयर्स की एज में जाएंगे ना, वहां पर देखना कोई ना कोई इफेक्ट जरूर निकले, निकलना तो जरूर है। बच्चों में तो जल्दी निकला है ना, बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो गए, छोटे छोटे बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो गए, स्क्रीन ऑटिज्म का, जिसे वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं, मतलब वो अपने हवास में नहीं है। आप छोटे बच्चों को कोई बात करो वो जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, मतलब छोटे बच्चों को तो गुस्से का पता ही नहीं होता था। अब उनकी जो बिहेवियर है ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, स्क्रीन दे दो ओके, स्क्रीन हटाओ खाने नहीं खाएंगे। आप इमेजिन करें कि बच्चों को अब हमने सख्ती की हुई है, 1 महीना तकरीबन होने वाला है, बड़ा डराया, अल्लाह के वास्ते दिए कि ना इस्तेमाल किया करो मोबाइल, तो फिर लेकिन वो तो बच्चे होते, अब कैसे वो क्या करे, घर में हर बंदा अगर मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो वो कैसे कंट्रोल होगा। फिर हमने घर पे पाबंदी लगाई, सर पे के भी बच्चों के सामने मोबाइल इस्तेमाल ना किया करो, और उसका नुकसान क्या हुआ। अब हमारा नीचे वाले फ्लोर के ऊपर जब मैं जाता हूँ ना, वहां पर अम्मी होती हैं, मैं होता हूँ, मेरी मिसेज होती हैं, बच्चे होते हैं, बस मेरे जो भैया छोटे, वो मेरे कजन भी होते हैं, वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने मोबाइल पे पाबंदी लगाई, वो छत पे रहते हैं, वो नीचे आती नहीं, नीचे अगर मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर, मजे की बात है वो 1 मिनट पूरा नहीं रह सकते नीचे, 1 मिनट। बस ये हमने कहा जिस दिन से कि बच्चों के सामने मोबाइल किसी ने इस्तेमाल, मतलब वो 1 मिनट भी नहीं रह सकते। हमें अभी तो एक अल्लाह ताला ने जिंदगी ऐसी बना दी है कि हमें मोबाइल, ये स्क्रीन का आ गया अजाब, ये स्क्रीन को देखना, और ये एक है। अदरवाइज सुबह 7 बजे से क्लासेस हम पढ़ाते हैं, शाम 4 बज जाते हैं, मोबाइल की कोई फिक्र ही नहीं। घर जाएंगे वैसे ही पाबंदी है। अब ये जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, अभी मैं जाऊंगा वो सारी नोटिफिकेशन देखूंगा, व्हाट्सएप के मैसेज देख लूंगा, या अगर कोई इस तरह का, बस उसमें जो थोड़ा सा किसी का कुछ सामने आ गया तो रिप्लाई हो गया, ना सामने आया तो गया, तो बस इतना ही। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक हमें एज है कि खुद से ही मसरूफियत हो गई। पहले मैं मोबाइल अपने साथ रखता था क्लास में, मैंने फिर क्लास में भी साथ रखना छोड़ दिया। ठीक होता क्या था, मैं काम ले लेता था, मोबाइल इस्तेमाल करने लग जाता, अपने आप पर
टफ टाइम देना पड़ता है इस तरह की चीजों से हटने के लिए, दूर होने के लिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर वही बात करते हैं, बात तो सबने जाना है, करो फिर जो दिल करता है। कभी कभी ये जिंदगी में आता है, बस थोड़े से एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए, थोड़े से अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल होने चाहिए हम। फिर मैं कहता हूँ बड़े-बड़े क्राइम करते हैं, यही ऐसा होता है कि मैं वो कहता हूँ, मेरे ना अम्मी जान की ना वेट बढ़ रहा है। अब उन्हें शायद क्रेविंग होती है खाने की, मीठा खाने की। अब सारे कहते हैं अम्मी मीठा कम खाया करें, वेट बढ़ रहा है, फलाना। मैं कहता हूँ अम्मी क्या करें, खाएं, जितना दिल करता है खाएं। लेकिन पर वही बात आ जाती है ना, बट वो जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं ना, तो एक शुगर के पेशेंट को वैसे मुझे लगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नहीं। लेकिन ये है कि मुझे लगता है जितना उन्होंने स्पीड रखी हुई है ना, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मसला हो, लेकिन वो एक्टिव रहते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, घर में भी एक्टिव रहते हैं, तो सही रहते हैं। इस वजह से हमसे तो बेहतर है, काफी बेहतर है। सिर्फ मैं नहीं, हम सब से हमारा कोई हाल नहीं है सच में। हम घर में जाएंगे तो ऐसे पड़े होते हैं जैसे पता नहीं क्या, मतलब इस एज में ना बंदे को फिक्र ही नहीं होती थी थकने की। आंखों में ऐसे शरारत रहती थी हर वक्त, आपकी आंखों में ऐसी मनुष्यत है, मतलब ऐसा लगता है जैसे अभी सो जाओगे, अभी सो जाओगे, आपको इतनी नींद आई हुई है। सिर्फ मैं आपको नहीं कहता, सबके हालात इधर है, सही है। नूर को तो मैं कभी उठाता नहीं हूँ, ये तो प्रॉपर सो जाती है। मैंने कहा चलो अब क्या जगाना है, सोता रहना है। एक दफा हो जाता है। चलिए अच्छा वापस आ जाए। अच्छा अब ये क्वेश्चन करना है और इसमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की ब्यूटी प्रॉफिट नहीं था। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हमें जरा फिक्र ही नहीं करनी चाहिए, नहीं गिवन तो ना सही, हम देखेंगे क्या रिटेल ने गिवन है, नहीं गिवन कोई मसला नहीं, क्या कैपिटल गिवन है, तो बस मिल गया था, कैपिटल की लेजर बनाएंगे, रिटेल ने प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। डिविडेंड फाइंड करने के लिए भी आता है, अपना कोई रोल नहीं, कैश फ्लो के अंदर उसका रोल नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि रिटेन अर्निंग के अंदर किसी जगह कैश नहीं आता होता, अगर वो कैश आता होता तो डिविडेंड वाला होता है, रिटेन अर्निंग टू कैश, बस वही होता है, इसके अलावा वो डिविडेंड ही होता है बेसिकली। हाँ जी बताएं जरा, कैपिटल की लेजर बनाते हैं। अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन तो पढ़ी नहीं हमने अकाउंट पेबल, लॉन्ग टर्म लोन, बिल पेबल। अच्छा बिल पेबल आपकी करंट लायबिलिटी होता है, बिल पेबल, नोट पेबल, बिल पेबल आपकी करंट लायबिलिटी होता है। एक्रूड एक्सपेंस, ट्रेड क्रेडिटर, अलाउंस फॉर बैड डेट्स एक इंडिकेशन है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स एक इंडिकेशन है कि जो डेटर गिवन होंगे वो ग्रॉस होंगे, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं बल्कि एसओएफपी के अंदर गिवन है, एक्सट्रैक्ट के अंदर गिवन है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये एक और इंडिकेशन है, आपके एसेट जो गिवन है वो कॉस्ट पे गिवन है। इक्विपमेंट फर्नीचर कॉस्ट पे, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश। अब आगे चलते हैं, इक्विपमेंट बेचा, इक्विपमेंट के तीनों लेजर बना देंगे अगर जरूरत है तो, नहीं जरूरत तो जिसकी जरूरत है वो बना देंगे। हम ना आगे चलते हैं, पहले बल्कि बना लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं। इक्विपमेंट के लेजर बनाकर क्या क्या चीजें मिलेगी, इक्विपमेंट खरीदा बेचा, उसकी डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल इंटरकनेक्टेड है, कहीं से और से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो मैंने वर्किंग नंबर 1 इक्विपमेंट का अकाउंट, ब्रॉड कितना है इक्विपमेंट का, क्वेश्चन में देखिएगा जरा, 43,000। इसका कैरी डाउन कितना है, 86,000, 86,000
उसके बाद मुझे बताएं जी, कोई बेचा है इक्विपमेंट? 23,000 सारा कुछ अपने सामने रखना है सवाल। 23,000। उसके बाद अगर तो कोई और चीज बताई हुई है जिससे आपका इक्विपमेंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो वो लिखो। अगर नहीं हो रहा तो क्लोज करके चेक करो कि डेबिट साइड पर कुछ कैश पूछ तो नहीं आ रहा। 60 ये हमारा आ गया बैलेंस। ओके की बात। फिर इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाकर इसकी डेप्रिसिएशन भी फाइंड कर लेते हैं, हमें चाहिए होगी। वर्किंग नंबर 2, जो चीज नहीं गिवन बस उसका लेजर बनाना है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ब्रॉड ऑन कितना है इक्विपमेंट का? 18,000। और कैरी डाउन? क्या आप में से कोई बंदा बता सकता है जो एसेट मैंने बेचा है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 23,000 का 40% 9200। तो यहां इसको मैं क्लोज करूंगा, मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 15,200। अच्छा, मुझे इसकी डिस्पोजल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए वहां पर मुझे क्या मिलेगा? गेन लॉस या कैश, वो वैसे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो आपने कितने का बेचा? 6500 का। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 23,800 में से माइनस कर देंगे। 23,000 माइनस 9200 13,800 वाला एसेट बेचा कितने का? लॉस कितना आ गया? 70। मतलब इसका लेजर बना लो आपकी मर्जी, डायरेक्ट कर लो आपकी मर्जी। ये तो हमारा इक्विपमेंट का मामला क्लियर हो गया। हम ऐसा करते हैं फर्नीचर का मामला भी क्लियर कर देते हैं ताकि फिर एक ही दफा आपके पास फर्नीचर के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताइए। वो कहती है जनवरी 113 को फर्नीचर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। 1/113 मतलब साल के शुरू का पहला दिन आपका सारा फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब है जो डिस्ट्रॉय होता है वो डिस्पोजल होता है। और कितना हुआ? जितना बरोबर पड़ा है, ऑल कंप्लीटली। प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस 60,000 और 60,000 की हमें इंश्योरेंस मसला ही कोई नहीं। फर्नीचर का लेजर बना लेते हैं। फर्नीचर का लेजर बना लेते हैं। ब्रॉड ऑन कितना है फर्नीचर का? 60। कैरी डाउन कितना है? 80,000। डिस्पोजल वो कहता है ब्रॉड ऑन सारा गया। इसका मतलब है जो आपके पास पड़ा हुआ है ना एंड पे, वो इसी साल नया खरीदा हुआ पड़ा, क्योंकि शुरू वाला तो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। कैश। एक दिन आप भी आई कैप को शाबाश जरूर देंगे कि कैसे कैसी अंग्रेजी इस्तेमाल कर लेता है। फिर एक्यूमुलेटेड ऑप्शन में भी यही काम है। जो ब्रॉड ऑन होगा वो सारे के सारी इसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है। accumulated depreciation। ब्रॉड ऑन कितना है इसका? 15,000। 15,000। कैरी डाउन कितना है? जो एसेट मेरा डिस्ट्रॉय हो गया वो सारा ही ब्रॉड ऑन डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब है जो accumulated एक्शन पड़ी है ब्रॉड ऑन की वो सारी उसी की थी। तो डिस्पोजल की accumulated depreciation 15। जो आपके पास डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है ना इस टाइम 8,000, वो वही एसेट की है जो अभी खरीद के आए। ओके होगी बात। और गेन या लॉस भी पता करना है तो कर लेते हैं। और वैसे ही 64,000 और 15,000 का जो डिफरेंस है बुक वैल्यू है डिस्पोजल की, और 60,000 हमें मिला है। बुक वैल्यू अगर हम देखें, बुक वैल्यू या 64 माइनस 15 कितना आ गया?
49 वाले के बदले आपको 60,000 मिल गया इंश्योरेंस वालों से। लेजर बना लो, आपकी मर्जी, ऐसे जैसे तैसे कर। हो गया इसका काम तमाम। आगे चलते हैं। उसके बाद दरमियान में वापस आए। एक बात याद रखें, जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, उसका लेजर बना लोगे, गलती के चांसेस 0। जिसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं गिवन, तो जिस एक्टिविटी का उसका ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले लेंगे, लेकिन वो अपनी एक्टिविटी का होना चाहिए। जैसे आप रिटेन रनने का डिफरेंस ले लोगे तो पागल हो। रिटेनर ने कहां लिखवाया? मैंने किसी जगह हमने रिटेन रनने का नहीं लिखा, तो उसका डिफरेंस नहीं लेंगे। ठीक होगी बात। अब आए जरा, लिखा हुआ है पेमेंट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटेड 22,000, आउट ऑफ विच 12,000 वाज पेड मिस्टर एक्स आउट ऑफ एक पर्सनल अकाउंट। पता है एक्स कौन है? ओनर है। हाँ जी, ओनर है, बिजनेस का ओनर है। हाँ चले जी, बताया जरा एंट्री, बताया एंट्री। मैंने तो आपको छोटे होते से एक ही बात समझा रहा हूं, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, बस। हाँ बताओ। लोन पे किया 22,000, आउट ऑफ विच 12,000 वाज पेड आउट ऑफ मिस्टर एक्स आउट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। लोन डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, तो मेरे भाई कैपिटल का भी लेजर बनाओ ना, और लोन का भी लेजर बनाना, तब पिक्चर क्लियर होगी, वरना नहीं। लोन का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई हेड आ गया ना, अगर लेजर बनाओगे तो गलती के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, अब बना के देख लेते हैं। और जरा हम बनाते हैं कैपिटल का लेजर, दोनों बना देते हैं। स्पीड में क्वेश्चन करना है ना, जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके लेजर बनाकर साइड पे करो, और फिर इंक्रीज डिक्रीज बाकियों का लेते जाओ। कैपिटल का ब्रॉड रन बताओ कितना है? 838 डबल 0। कैरी डाउन कितना है? 136। आप मुझे बताओ कोई ड्राइंग्स या डिविडेंड है या नहीं? क्वेश्चन में ड्राइंग्स हैं, कितनी है? 15,000 हर महीने। 1। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं और कैपिटल हमारा डेबिट या क्रेडिट हुआ है? अभी क्रेडिट हुआ है। किस नाम से क्रेडिट हुआ है? किस नाम से हुआ है? कितनी अमाउंट से? और कुछ है क्वेश्चन के अंदर? अटैक 220 बैलेंस आ गया मस्त। अच्छा, इस लेजर से मुझे एक ये बात तो बताओ, ड्राइंग से चलो हमारा आउटफ्लो है, क्या कैपिटल की वजह से ड्राइंग्स के अलावा भी कोई है कैश फ्लो? लफ्ज कैश लिखा होना जरूरी है। अगर कैश नहीं है ना, तो कैश फ्लो भी नहीं। बिजनेस में कैश आया ही नहीं था, वो बारों बार एक्स के पास गया है। एक्स के पैसे देने थे, लेने था होगा ना पहले, अब तो देने हैं ना वापस। तो 22,000 वापस कर किया है लोन लेकर। सेटलमेंट वाली, हाँ। तो उसको हम मिस्टर एक्स ने लोन देना था, उसने अपनी जेब से लोन वाले को पैसे दे दिए। तो बिजनेस में तो ना कैश इन हुआ ना आउट हुआ, लायबिलिटी कम हुई 22,000 से। हमने तो कैश फ्लो देखने उसमें से। बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर कैश इन आउट कितना? कैपिटल 12,000 से इंक्रीज ना करें, और जो हमने एक्सपेंस 22,000 से देना था वो 12,000 से या 10,000 से, वैसे करना है।
करना भी ऐसे ही है। आगे चलते हैं। आपको मैंने इधर जो चीजें हमने पहले हमें पता है, जैसे ड्राइंग्स के बारे में हमें पता है, आप ये कह सकते हो सर ड्राइंग्स तो कैश का नाम नहीं है, फिर हम उसे क्यों लिखेंगे? पता है ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? ये इसकी एंट्री है। आप कहेंगे सर इसमें तो कोई और एंट्री पास हुई है, ये क्लोजिंग एंट्री पास हुई है। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है ड्राइंग्स की, पता है? कैपिटल टू ड्राइंग्स, कैपिटल टू, ये चैप्टर नंबर 2 PRC, क्लोजिंग एंट्री ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स डेबिट हो रहा है कैपिटल के नाम से, ये उसकी क्लोजिंग एंट्री है। यहां पहले कैश आउटफ्लो है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक होगी बात? कैपिटल का लेजर बन गया। अब हमारा सवाल शुरू हो। तो सिर्फ 10,000 लोन में कैश आउटफ्लो होगा, लोन के केस में बस सिर्फ 10,000 होगा। 10,000 होगा वो कैश फॉर्म में। क्या चल लोन का लेजर भी बनाओ, जरा देख लेते हैं। बताओ लोन का ब्रॉड कितना है? लोन का हर के अपना ब्रॉड देखिए 53800। लोन का बताना है, कैपिटल का ना बता देना। कैरीड ऑन 318। मैंने ड्यूरिंग द ईयर लोन जो पे किया है उसकी एंट्री क्या बनेगी बोला? अगर ये टैली कर गया इसका मतलब और कुछ नहीं है, और अगर टैली ना किया तो इसका मतलब है कोई और लोन रिसीट या पेमेंट है, तो ये सिर्फ कैश फ्लो में जाएगा बस। और ये कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है? आउट हो रहा है, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है, लोन टू कैश एंट्री पास। जब भी आप कहीं फंसने लगो, लेजर बनाओ, वहां पर कोई कैश नामी चीज आ रही है ना, कोई नई चीज आ रही है, तो वो आएगा कैश के अलावा कुछ नहीं है। हम कैश फ्लो देख रहे। हाँ रिजवान, कितना आंसर आ रहा था प्रॉफिट का अभी जो फाइंड किया है? अभी तू क्या कर रहा है? अच्छा मैंने ही लिखा है, ये करवाया है मैंने भी। ये जो आप लिख रहे थे मैंने यहाँ पर पैट फाइंड करवाया, प्रॉफिट। हाँ तो मैं यही पूछ रहा हूँ कितना आया है? 220 आया है। आप रिलैक्स हो, वापस आओ, पहले वापस। हाँ रिलैक्स हो के वापस आओ, जहां थे ना उधर से आ सको। अब बताओ तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया? 2,20,200। और ये कहां से फाइंड? ये चीजें ना सारी आपको पता होनी चाहिए। 2,20,000 पीबीटी 2,20,200 एडजस्टमेंट करें फिर। डेप्रिसिएशन दोनों से फाइंड हो गई थी। पहले से कितनी डेप्शन आई थी? 1 से 15,000। अच्छा ये पेपर में ना ऐसे ऐसे करके जाना है, वर्किंग नंबर 1 2 3 4 हर वर्किंग प्लस इस वर्किंग का नाम लिख देना प्लस 8,000 और इसकी वर्किंग का नाम लिख देना और फिर लिखना 23,200। 23,200। उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद लॉस भी है कोई 70। गेन भी है कोई, मतलब कितना था? अच्छा एक और गेन भी है। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड 7,500 अबव कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? जितनी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे ज्यादा पे बेचा। इसका मतलब है उसके ऊपर प्रॉफिट है। अच्छा मजे की बात बताएं, ये आपकी पड़ी इन्वेस्टमेंट 16,900 थी, शुरू में थी, एंड पे नहीं है, तो क्या मतलब है इसका? सारी बेच दी। क्या मतलब है? सारी बेच दी। ठीक है। वैसे इन्वेस्टमेंट का मैं लेजर भी सिखा देता हूं, ये पीपी की तरह बनता है, जस्ट लाइक पीपी। ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, न्यू इन्वेस्टमेंट और सोल्ड। इसमें 16,900 था ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन है ही नहीं, तो इसका मतलब है सारी की सारी बेच दिया।
बिल्कुल पीपी की तरह जो कॉस्ट पे नहीं बनता पीपी लेजर हमारा, ब्रॉड ऑन कैड ऑन एडिशन डिस्पोजल। तो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको याद है ना कि हम माइनस कर देते हैं प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 70, खत्म होगी बात। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बारे में दो बातें हैं, या तो नेट ले लो, अगर क्योंकि अलग बताया हुआ तो अलग ही लिख लेते हैं। बताओ अलाउंस में कम हुआ या ज्यादा? अलाउंस फॉर बैड डेट्स इंक्रीज या डिक्रीज? अगर डिक्रीज हुआ है तो फिर इनकम हुई होगी, अगर डिक्रीज हुआ है तो इनकम हुई होगी, और इनकम हम माइनस करते हैं कितने से? वो इनकम है तो माइनस करेंगे क्योंकि पहले ऐड हुई है ना। अब हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन कितना? 2 लाख। अब वर्किंग कैपिटल पे चलें, आओ जरा वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं। एक कर लें, बिल पेएबल 1, एक्रूड एक्सपेंस 2, क्रेडिटर्स 3, फिर उसके बाद स्टॉक 4, डेटर। अच्छा डेटर अब ग्रॉस लेंगे नेट? अब ग्रॉस लेंगे क्योंकि अलाउंस का डिफरेंस ले चुके हैं और ये ग्रॉस ही है जो गिवन है। तो पहले बिल पेएबल बताओ कम हुआ ज्यादा? बिल पेएबल डिक्रीज हुआ कितने से? 2100 से। कम हुआ तो माइनस, लायबिलिटी है ना। एक्रूड एक्सपेंस कम हुए 6500 से। फिर क्रेडिटर 4300 से इंक्रीज हुआ तो ये स्टॉक 50 बढ़ा तो माइनस, डेटर्स 10,000 माइनस, और कुछ है? बिल्डिंग का पेएबल नहीं आना, नॉन करंट एसेट का ना रिसीवेबल आना है ना पेएबल आना है वर्किंग कैपिटल में, वो अपने अपने लेजर में तो जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। 2,08,000 ना टैक्स है ना इंटरेस्ट है, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो। आगे बढ़े। अब जरा सबसे पहले देखिए लैंड के अंदर क्या चेंज आ रही। परचेज ऑफ लैंड सवाल में थी, इसमें क्या है? इक्विपमेंट खरीदा था। अच्छा लेजर बनाया था हमने, लेजर बनाया था तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट 60, फिर परचेज ऑफ फर्नीचर 8, फिर कैश फ्रॉम डिस्पोजल, दोनों को प्लस करके लिख दो या दोनों का अलग अलग लिख दो। इक्विपमेंट से कितना कैश आया था? 6500, और फर्नीचर से इंश्योरेंस कितनी मिली थी? 60। इन्वेस्टमेंट बेच के कितने पैसे आए थे? भला कैसे 24,400 आया? 16,900 वाले इन्वेस्टमेंट को 7,500 प्रॉफिट पे बेचा था, तो ज्यादा का बेचा होगा या कम का बेचा होगा? ज्यादा का बेचा होगा। तो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने से? 54,100। अब हम चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही इंटरेस्टिंग है। अपने कैपिटल के लेजर में जाकर देखो कोई फर्दर कैपिटल नहीं है। फिर उसकी क्रेडिट साइड पर देखो कोई कैश नजर आ रहा है? जो हमने कैपिटल का लेजर बनाया है, बताओ क्रेडिट साइड पर कोई कैश नजर आ रहा है या नहीं? अगर कैश नजर ही नहीं आ रहा, लोन नजर आ रहा है, मैं कैश पूछ रहा हूं या कैश इक्विवेलेंट,
इसका मतलब है नो चेंज इन कैपिटल। ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स कितनी है? 1। लोन भी पे किया है। अच्छा, लोन आपने पे किया है 22,000, क्या 22,000 आएगा? तो भाई जितना कैश में दिया है वही आएगा, ठीक है? 1,90,000। ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो कितना आ रहा है? 36,000 पॉजिटिव नेगेटिव? 36,200 आ गया नेगेटिव। और ओपनिंग कितना है? 41,400 प्लस किया तो 52। अपनी गलतियों के ऊपर जाकर मलामत करें, मतलब उसके ऊपर लिखें कि इसको क्या करना था और क्या कर दिया। जो जो चीज आपने गलत लिखी उसको जाकर सही करें। ओके की बात? अच्छा, अब ये तो काम हुआ हमारा कि बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम एक तो आपने ना बेसिक एग्जांपल 9, 10 वो करनी है, बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल है आई क्या की बुक से। बेसिक एग्जांपल 9, 10 और कंप्रीहेंसिव एग्जांपल 17, 18। ये 17 इतनी की है ये, और 18वीं एग्जांपल भी छोटी सी है, लेकिन 18वीं एग्जांपल ये बात याद रखना, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मुझे बहुत मजा आता है। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बड़ा मजा आया था पढ़ने पे। अच्छा, अब आप ये देखें, एक क्वेश्चन करते हैं, थ्योरेटिकल पेपर में भी आ जाता है सवाल। 8 नंबर का ये सवाल आया पेपर में, कहते हैं यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ बीपीएल। आप फाइनेंस मैनेजर ऑफ बीपीएल के फराज हैज रिसेंटली ज्वाइंड बीपीएल एज एन इंटर्नी फॉर 3 मंथ। 3 महीने की इंटर्नशिप पर आया फराज। यू हैव आस्क्ड हिम टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। आपने उसे कहा कि ये जरा कैश फ्लो की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। आफ्टर गोइंग थ्रू, जब उसने थोड़ा देखा फ्यू स्टेटमेंट, ही हैज रेज्ड द फॉलोइंग क्यूरीज। उसने कुछ आपसे सवाल पूछे। पहला सवाल, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश फ्लो बट वाज स्टिल अपीयरिंग एज एन एडिशन इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कहता डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, तो ये ऐड क्यों हो रहा? अब हमने ये लिखना है, थोड़ा सा उसको राजी भी करना है फ्राज को। हमने लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एंड प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट। क्या होता है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। अब आप खुद कह रहे हो ये नॉन कैश है और वो प्रॉफिट में से माइनस हुई है, तो प्रॉफिट को कैश फ्लो बनाने के लिए हम डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देते हैं। डेप्रिसिएशन, तो ये उसका जवाब होगा कि नो डाउट डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम बट कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्टेड फ्रॉम प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड that figure will be obtained after deducting the depreciation. To convert the profit into cash flow, non-cash item will be reversed. Non-cash item will be reversed. ठीक है, ये जो हम लिखते हैं ना, ये भी उर्दू ही होता है। जो आप अंग्रेजी लिख कर आते हो इसको अंग्रेजी मत माना करो, ये भी उर्दू ही होता है, किसी अंग्रेज का उर्दू होता है बस। अगली बात, इंटरेस्टिंग चीज ये भी देखिए, 2 नंबर की एक पार्ट था, 2 नंबर का। कहते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ अ कंपेटिटर, हमसाये का हमने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरेस्ट पेड शो इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी बट बीपीएल हमारी वो स्टेटमेंट है शो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोनों में कर सकते हैं, तो फिर लिखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू IAS 7 इंटरेस्ट इनकम प्रेजेंट इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर, तो बोथ आर करेक्ट। तीसरे नंबर को हम क्यों लिखें? पहले चौथे नंबर को देख लें, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन करनी है इसके ऊपर। कैश एंड बैंक बैलेंस, इसको फोकस करना है। कैश एंड बैंक बैलेंस इन SOFP
was not agreed with opening and closing balance of statement of cash flow. कहते कैश एंड बैंक बैलेंस कैश फ्लो के कैश किसके साथ बराबर क्यों नहीं आते? तो इसका हमने जवाब देना है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो कैश एंड बैंक है वो कैश एंड बैंक है। जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर होता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। दीज आर नॉट अ कैश एंड बैंक। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम क्या लिखते हैं? नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड, उसमें कैश भी होता है, बैंक भी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म प्राइस बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। तो कैसे बराबर आ सकते हैं? तो हमने लिखना है कि फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कैश एंड बैंक गिवन होता है और कैश फ्लो के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन होता है। ठीक होगी बात? एक बात और करना, ये मैंने सवाल सोचा था कि अफीफ कभी जिंदगी में पूछेगा क्योंकि उसके भी दिमागी मसला है थोड़ा, तो ये इसने अभी तक पूछा नहीं। हम उसको, जैसी सी बात है, अब कैश फ्लो खत्म होने जा रहा है तो हम उसको खत्म, अब बताना तो था, मैंने कहा भी था कि पूछना है, आपने नहीं पूछा। देखिए हम डेटर्स का बैलेंस डेटर से शुरू करते हैं, एक डेटर से शुरू कर लेते हैं और एक कोई एक्रूड एक्सपेंस देख लेते हैं, एक एसेट और एक लायबिलिटी। डेटर्स का लेजर एक छोटा सा जो नॉर्मल डेटर होता है बनाना आता है? डेटर्स, इसका ब्रॉड और कैरिड ऑन, ओपनिंग क्लोजिंग 7,000 9,000। ड्यूरिंग द ईयर जो सारी सेल्स हुई वो कितनी हुई? कर लेते हैं कोई 24,000। क्लोज करूंगा तो अगर मुझे क्रेडिट साइड पर कोई फिगर मिलेगी तो वो क्या होगी? डेटर की डेबिट साइड की चीजें मैंने लिख दी, क्रेडिट साइड पर अगर कोई फिगर मिलेगी उसे क्या कहूंगा? कैश फ्रॉम डेटर। कैश, तो कैश डेटर से लोगे एंट्री क्या पास करोगे? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। कितना कैश मिला? ये हो गया 31,000। 31,000 कितना आ गया? 22,000। अब आपने मुझे ये बताना है पूरे साल भर के अंदर डेटर से कैश कितना आया हमारे पास? लेकिन हम क्या करते हैं, इस 7,000 और इस 9,000 का डिफरेंस लिखकर जान छुड़ा लेते हैं कैश फ्लो के अंदर। ऐसे ही करते हैं ना? हम डेटर का क्या लिखते हैं? 7 से 9 हो गया, 2,000 का क्या करते हो आप? 2,000 कैश फ्लो में कम करते हो ज्यादा? वो 7 से 9,000 हुआ है, डेटर इंक्रीज हुआ है, डेटर्स इंक्रीज हुआ है, प्लस करते हो माइनस करते हो? नहीं पता चला, माइनस करते हैं। अब सुनिएगा जरा, हम सुनिएगा, हम क्या कर रहे होते हैं, डेटर्स का डिफरेंस लिख देते हैं। अगर डेटर बढ़ रहा हो तो माइनस कर देते हैं और कम हो रहा तो हम ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं हमारा हो गया कैश। अब लेकिन कैश तो 22,000 आया है। कैश कितना आया है? 22,000 है। सेल जो 24,000 है ये कहां पर है? इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर सेल्स है, सेल्स के अंदर, सेल्स के लेजर के अंदर होगा, और प्रॉफिट के अंदर सेल्स है। आपने कैश फ्लो जो शुरू किया है वो कहां से शुरू किया है? प्रॉफिट के अंदर। तो प्रॉफिट में पहला एलिमेंट ही सेल ऐड करके आते हैं। हम उसमें कितना ऐड करके आ रहे होते हैं? पूरी सेल्स लेकर आते हैं या सिर्फ कैश सेल लेकर आ रहे होते हैं? पूरी सेल्स लेकर आ रहे होते हैं। उसमें कितना सेल लिखा होगा? 24,000, लेकिन कैश तो 22 आया। हमने प्रॉफिट के अंदर कितना लिखा हुआ है? जब शुरू किया 24,000, लेकिन एक्चुअल में कैश कितना आया? जब हम इसका डिफरेंस 2,000 माइनस करेंगे तो 24,000 पहले ऐड हुआ हुआ प्रॉफिट के अंदर, 2,000 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअल में जो कैश फ्लो हुआ है वो हो जाएगा। ये जितना वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर डिफरेंस लिख रहे होते हैं ना, वो सारा पहले प्रॉफिट के अंदर मौजूद होता है। एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस जो अक्कर हो चुका होता है वो लिखा होता है अंदर। पे उसमें से कितना किया है? आप खुद बताओ। हमने पीआरसी के अंदर सीखा और बड़ी डिटेल में सीखा था कि अगर हमारा प्रीपेड ज्यादा हो जाए तो पेड ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। ऐसा करते हैं? पेड ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, जब प्रीपेड ज्यादा होता है क्लोजिंग बैलेंस। अब तो प्रीपेड बढ़ रहा है,
करंट एसेट बढ़ रहा है, हम माइनस कर देते हैं, ऐसा ही है, ये प्लस करते हैं। प्रीपेड बढ़ रहा है तो हम माइनस करते हैं। अब सुनिए, क्योंकि माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेंस कम करो होता है। अब हम जरा देखते हैं हमारा कैश फ्लो ज्यादा हुआ या कम। इस केस में कैश फ्लो प्रीपेड ज्यादा हुआ तो कैश फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है। अब ऊपर एक्सपेंस के अंदर, हमारे प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंस पेड लिखा होता है या एक्सपेंस अकर्ड लिखा होता है? एक्सपेंस अकर्ड वहां लिखा जा चुका है, एक्सपेंस अकर्ड वहां लिखा जा चुका होता है, और बाकी जो डिफरेंस होता है ना ब्रॉड और कैड का, वही कैश पेड और एक्सपेंस का डिफरेंस होता है, वो हम ब्रॉड और कैड का डिफरेंस एडजस्ट कर देते हैं वर्किंग कैपिटल में, वो कैश फ्लो बन जाता है। बात समझ लगी? तो वो जो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख रहे होते हैं ना, सिर्फ ब्रॉड और कैड का डिफरेंस, वो क्यों लिख रहे होते हैं? क्योंकि उसका जो एक्सपेंस और इनकम है वो ऊपर कैश प्रॉफिट के अंदर एडजस्टेड होती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, कहता है बीपीएल परचेज इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर बट टोटल परचेज ऑफ इन्वेंट्री वर नॉट शोन इन द स्टेटमेंट। कहते हैं वो तो सारा साल इन्वेंट्री खरीद रहा है, लेकिन आपने सिर्फ इन्वेंट्री का जो डिफरेंस है वो ऐड कर दिया है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल में परचेज है और प्रॉफिट में से माइनस हो चुकी है। अब उसमें कोई क्रेडिट फैक्टर भी होगा, कुछ अनयूज फैक्टर भी होगा, तो वो जो क्रेडिट और अनयूज का फैक्टर होगा वो सिर्फ हम क्या करेंगे? अकाउंट पेएबल और इन्वेंट्री के लेजर को एडजस्ट करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग, वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा कैश फ्लो के अंदर। अकरेंस किसके ऊपर लिखा होता है? नेट प्रॉफिट के अंदर अकरेंस, और ब्रॉड और कैड का डिफरेंस हम एडजस्ट जब करेंगे वो पेमेंट या रिसीट हो जाती है। देखिए मुझे अपना एक कोई लेजर बनाते हैं अक्रूड एक्सपेंस का, अक्रूड एक्सपेंस का लेजर बनवाओ, ब्रॉड ऑन इधर आएगा, कैड ऑन इधर आएगा, कैश इधर आता होता है और एसपीएल इधर होता है। मैंने तो आपको उस दिन कह दिया था जब मैंने आपको पीआरसी में पढ़ाया था, मैंने कहा पूरी अकाउंटिंग ना पीआरसी और एफएआर है, पूरी सीए की अकाउंटिंग, नई चीजें आएंगी लेकिन बेसिक चेंज नहीं होता, और अगर बंदा फंसेगा तो बेसिक की वजह से फंसेगा। तो मैं तो कहता हूं इंट्रो जब तक बंदे को ना आए उसे पास नहीं होना चाहिए, आए तो आगे बढ़े। इंट्रो अगर बगैर पढ़े पास हो जाए ना, मजा नहीं आता। अब आपने इतनी जगह ये चीजें देखोगे और बेस देखोगे तो वही बन रही होती है, और यहां पर हमारे यहाँ क्या कर देते हैं, ये जुल्म नहीं है तो क्या है कि असाइनमेंट दे देते हैं बच्चों को, ये करो इसमें से पेपर पास हो जाए। मतलब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे तैयार कर रहे हैं कि ये असाइनमेंट पकड़ो पास हो जाओ। ये उस स्टूडेंट पर भी जुल्म है, और जो कर रही हैं वो तो भी बहुत ही जुल्म कर रहे हैं, नो डाउट। मैं भी असाइनमेंट देता हूं, लेकिन एंड पे जब पूरा सिलेबस उसकी एक एक चीज पूरी तरह से ना समझा दूं, वरना बच्चे क्या करते हैं, जब एक बच्चे को मैं ये कह दूं ये 100 क्वेश्चन पकड़ इसमें से पेपर आ जाएगा, उसने कभी भी नहीं पढ़ना कुछ और। वो तो बच्चा है, इमेच्योर है, ना समझ है। लेकिन एक बंदा जो टीचर है उसको तो सब पता है कि जिस प्रोफेशन में ये आए हैं इसको आगे क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, सिर्फ मार्केट को कैप्चर करने के लिए ट्रिक्स, हिंट्स देना, मतलब हम बच्चे को पास करवाने की कोशिश करते हैं, कभी भी बच्चे को प्रोफेशनल बंदा बनाने की कोशिश कर ही नहीं रहे। ये सिर्फ सीए में तो फिर भी कुछ बेहतर है, सीए में बहुत बेहतर है, लेकिन बाकी फील्ड में तो इतने हालात खराब होते जा रहे हैं कि मेडिकल है या इंजीनियरिंग है। अब पाकिस्तान के इंजीनियर की बाहर जीरो वैल्यू, जीरो। मजदूरियां करते हैं वहां जाकर, ऊबर चलाते हैं वहां जाकर, एक इंजीनियर बंदा मजदूरी कर रहा है पास। किस बात का इंजीनियर? इंजीनियर मैं कहता हूं, अगर मैं इंजीनियर हूं जिस चीज में भी हूं, मैं तो सारा दिन सोचता रहूं कि इसको क्या कैसे इंप्रूवमेंट आ सकती है फ्यूचर में, लेकिन इनको पता ही नहीं है। फास्ट यूनिवर्सिटी का एक लड़का आया बीएस इंजीनियरिंग करके, मुझे कहता है मुझे जॉब चाहिए। मैंने कहा बच्चे क्या कर सकते हैं? कहते सर कुछ भी जॉब मिल नहीं रही, घर वाले, आपको पता फास्ट यूनिवर्सिटी कुछ सस्ती है,
टेस्ट किया था। इमेजिन करें वो यहाँ पर 10-12 हजार टीए शिप पर एग्री था कि मैं क्यूएम का टीए शिप कर लेता हूँ ताकि घर से निकला रहूंगा, चलो अपना खर्चा पानी भी निकलता रहेगा। ये तो इससे बेहतर है आज पाकिस्तानी एजुकेशन हासिल करने के बजाय बच्चे को प्रोफेशनल चीजें सिखा दें। FA BA करवाने की जरूरत नहीं, FA BA MA ये जीरो लेवल, जीरो से भी नीचे, ये तो तबाही है। देखिए ये होगा 700, ये होगा 900, और अगर मैं यहां पर लिख दूं 1100 तो ये हो जाएगा 1300, ऐसा ही बनेगा लेजर। अब देखिए ये चीज होगी नेट प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट, ऐसा ही है। मुझे जरूरत है कैश फ्लो में 1100 की, मैंने जब प्रॉफिट से शुरू किया तो प्रॉफिट के अंदर SPL 1300 से लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा उसको रहने दूंगा उसके अंदर ही, इस 700 और 900 का डिफरेंस जब एडजस्ट करूंगा, इसका डिफरेंस जो मैं SPL के अंदर एडजस्ट करूंगा, उस प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट करूंगा, ये ऑटोमेटिकली वो अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी 1100 के अंदर। ऐसा ही होगा। अब मुझे बताओ प्रॉफिट में से 1300 प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा। अब मैं 700 और 900 का डिफरेंस, मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करूंगा, प्लस या माइनस, प्लस। जब मैं इसमें करूंगा प्लस 200, 1300 माइनस हुआ है, प्लस 200 कर दिया, नेट इफेक्ट क्या आएगा, और कैश आउटफ्लो असल में हुआ कितना है 1100, वो 1100 बन गया। मैंने इसको देखकर इनके डिफरेंस को एडजस्ट किया, मेरा कैश, इसलिए इसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। हालांकि वो सारे नॉन कैश फैक्टर हम किस में कन्वर्ट करी जा रही हैं, कैश फ्लो में। और ये हम देखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड कैश आ रहा होता है, फिर इनडायरेक्ट नहीं रहता। इनडायरेक्ट कहां तक रहता है, वर्किंग कैपिटल तक। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड कैश होता है, पे करके आ रहे हैं कैश, कैश आ रहा है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैश होता है, वो डायरेक्ट ही होता है। ठीक है जनाब, तो आपका जो होमवर्क है 9, 10 एग्जांपल कर लेना जाके, और 16 ये दोबारा पढ़ना है तो पढ़ लेना, 17 और 18 दो छोटी छोटी एग्जांपल, प्यारी प्यारी एग्जांपल है, ये कर लेना, और फिर इंशाल्लाह आगे तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। ये प्यार की इब्तदा है, और फिर जब इंतहा होगी तो फिर आप खुद ही देखो।